नमस्कार दोस्तों। इस देश में भारत माता की जय बोलना, तिरंगा लेकर के खड़े होना अपराध है। अपराध है आई लव मोहम्मद बोलना, लेकिन नरेंद्र मोदी की मूर्ति बनाना, आदित्यनाथ की आई लव आदित्यनाथ लिखना, उसके पोस्टर लगवाना और भारत को गाली देना, ये सब कुछ करने वाले पूजे जा रहे हैं। आज वह लोग पूजे जा रहे हैं जो आरएसएस की भाषा बोलते हैं, बीजेपी की भाषा बोलते हैं। राहुल गांधी यदि विदेश जाएंगे तो संघियों के पेट में दर्द हो जाता है और वो तमाम तरह की बात कहने लगते हैं। उसी कड़ी में आम आदमी पार्टी को भी दर्द हो जाता है, वो भी उस पर बलराने लगती है। जी हां, ये लगातार हो रहा है और जब यह हो रहा हो तब पाकिस्तान खड़ा होकर के संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में कहे कि हमने भारत को हरा दिया, हमने भारत के 7 विमान मार गिराए और भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम ट्रंप के कारण हुआ। पूरी दुनिया इसको सुन रही होती, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री हो या भारत का विदेश मंत्री हो, कोई इसका जवाब नहीं दे पाते। जी हां, यही सच। और जब यह सच हो तब मैं बात शुरू करता हूं कि यूपी में एक व्यक्ति आई लव मोहम्मद का स्लोगन लिए हुए, उसको लिखे हुए तख्ती से जा रहा था। उस पर तमाम बवाल होते हैं, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, न जाने क्या क्या है। बहरहाल बरेली में मौलाना तौकीर रजा के नेतृत्व में एक जुलूस निकलता है, शांतिपूर्ण जुलूस निकलता है और यह निकलता है कि मोहम्मद हमारे सबसे बड़े पैगंबर है और उस पैगंबर को प्यार करना हमारा अधिकार है, हमारा धर्म है, तो हम उसे करते हैं और यह करने वालों पे एफआईआर दर्ज करना गुनाह है और उसका वो देने जा रहे होते हैं डीएम के यहां ज्ञापन। इस पर पुलिस उन पर टूट पड़ती है, लाठीचार्ज होता है, गिरफ्तार करते हैं और कहते हैं वो तो दंगे फसाद कर रहे हैं। बहरहाल मौलाना समेत तमाम लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है वो क्या कहता है कि मौलाना को यह नहीं पता था कि यहां मुख्यमंत्री कौन है, सरकार किसकी है। जी बिल्कुल नहीं पता था। उसे नहीं पता था कि 2007 में, या आपको नहीं पता था 2007 में किसकी सरकार थी। और तब यही आदित्यनाथ संसद में आंसू लेके रो रहा था और इसको जब गोरखपुर में गिरफ्तार किया गया था तो संसद में रोने पहुंच गया था। याद करिए, ये वही आदित्यनाथ है जो भल भल ऐसे रो रहा था जैसे लग रहा था कि विधवा विलाप कर रहा हो। अब लखनऊ में इसके लोग आई लव योगी के पोस्टर लगवा रहे हैं, वह गुनाह नहीं है। कोई मुसलमान आई लव मोहम्मद कह दे तो गुनाह है। मोहम्मद को कौन नहीं कहेगा आई लव मोहम्मद, मैं भी कहता हूं, दूसरे भी कहें, क्योंकि सही संदेश देने वाला कोई भी संत किसी भी धर्म का हो, वो यीशु हो, वो गुरु नानक देव हो, वो शंकराचार्य हो या कोई भी हो, हम सब उनको सलाम करेंगे, उन्हें प्यार करेंगे, जो भी मानवता का संदेश देगा उसको कहेंगे। लेकिन नफरत फैलाने वाले को क्या कहें। आदित्यनाथ जब 2007 में गिरफ्तार किया गया था, मुलायम सिंह की सरकार थी,
और उस समय वो दंगे फसाद करा रहा था, तब उसे याद नहीं आया था कि किसकी सरकार। रोना पड़ा था संसद में जाके, और तब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उसे बचाया था। अब वो जिस तरीके से मौलाना के साथ कर रहा है, स्वाभाविक सी बात, कांग्रेस की सरकार होती तो आज इसको जवाब देती, लेकिन कांग्रेस की सरकार नहीं है तो कुछ भी कह दीजिए। चलिए, जब ये कुछ भी कह दीजिए का क्रम चल रहा है, तो एक जिक्र करता हूं सोनम वांगचुक का। और ये सोनम वांगचुक है कौन, इसको जान ली। इनके पिता जो सोनम वांगचुक है, इनके पिता सोनम वांग्याल थे, लद्दाख के एक बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता थे और सब कुछ थे। वो 1965 में पैरा मिलिट्री जवान के रूप में कार्य कर रहे थे, और उस समय उन्होंने भारत के तिरंगे को एवरेस्ट पर फहराने का सपना देखा था, और उसको फहराकर भारत को जो है उन्होंने अर्जुन अवार्ड जीता और फिर पद्मश्री मिला। 1965 में भारत और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की गुप्त मिशन जो चीन के खिलाफ था, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया, और चीन के परमाणु कार्यक्रमों पर गहरी पैनी निगाह रख के किस तरीके से जासूसी तंत्र के जरिए उन्होंने नंदा देवी की ऊंचाई पर जो सब कुछ था वहां पर जाके जो किया था, और उसके बाद में राष्ट्र रक्षा के लिए विशेष काम किया। 1989 में वो जब लद्दाख के लोग अनुसूचित जात और जनजात के दर्जे की मांग कर रहे थे, तब वो सड़क पर भी उतरे और वांग्याल आंदोलन के नेता बने, भूख हड़ताल की। तो अब आप समझिए 1984 में जब वो इसी तरीके से आंदोलन कर रहे थे, भूख हड़ताल पर बैठे थे, तब श्रीमती इंदिरा गांधी उनसे खुद मिलने गई और उन्हें जूस पिला करके उनका अनशन तोड़वाया था और उनकी बात को सुना था, और कुछ जो है उनकी बातें मान भी ली थी। इसके बाद में 1993 में वो रिटायर हुए, और रिटायर होने के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो के असिस्टेंट डायरेक्टर के पद से और जिंदगी भर राष्ट्र के लिए समर्पित रहे। उनका बेटा सोनम वांगचुक इस देश के लिए समर्पित, देश के लिए काम करता है, देश की सेना के लिए काम करता है, युवाओं बच्चों की शिक्षा के लिए काम करता है, भारत का नाम तमाम इनोवेशन में करता है। और जब वो लगातार नरेंद्र मोदी और भाजपा का समर्थन करता है तो बहुत अच्छा था, उसे सम्मान मिल रहे थे, पुरस्कार मिल रहे थे, सब कुछ मिल रहा था, लेकिन वो मोदी को खटकने लगा जब उसने 2024 में सवाल उठाने शुरू किए कि अरे आपने तो लद्दाख के लिए ये लिखित वायदे किए थे, आपकी मैनिफेस्टो में थे। जब 370 नरेंद्र मोदी ने खत्म किया तो वो खुलकर खड़े हुए नरेंद्र मोदी के साथ, अमित शाह के साथ, और जब उन्होंने उन वायदों को याद दिलाना शुरू किया तो वो खटकना शुरू हो, पद यात्रा हो, अनशन हो, सब कुछ किया। अब भी वो वही कर रहे थे। नरेंद्र मोदी का नैरेटिव टूट रहा था, इसलिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर जिस तरीके से हमला किया गया और जिस तरीके से उसे दंगे में तब्दील किया गया, निहत्थे लोगों, भाजपा के ही पूर्व सांसद जो हार गए हैं चुनाव, वो कहते हैं कि युवा पूरी तरीके से निहत्थे थे और उन्होंने कोई वो नहीं किया। ये भड़काई गई राजनीति का परिणाम है, और इसलिए उनके खिलाफ किया गया एक्शन वापस लिया जाए, और जिन 4 लोगों को पुलिस की अर्धसैनिक बलों की गोलियों से मार दिया गया है, उनकी आजीविका का, उनके परिवार की आजीविका का इंतजाम किया जाए। वाजिब सी बात, लेकिन नहीं साहब। और तब उनका सोनम वांगचुक के खिलाफ देशद्रोह से लेके सब कुछ दर्ज हो जाता है, एनएसए लगा दी जाती है और उन्हें गिरफ्तार करके
उनके राज्य में नहीं रखा जाता है, उन्हें राजस्थान के जोधपुर जेल में भेजा जाता है। तब वहां पर उनका जो है यह देख करके इस अन्याय को वही उस राजस्थान के एक लड़का जो है जाता है और वो वहां प्रदर्शन करता है, क्या कह के, भारत माता की जय और तिरंगा लेकर के। और जब वह सोनम वांगचुक का समर्थन करता है तो तिरंगा लेके पहुंचे, उस लड़के को किस तरीके से पुलिस पीटती है। वो सुजानगढ़ के का विजयपाल और वो सुजानगढ़ राजस्थान के सुजानगढ़ का अकेला गया, तिरंगा लिए हुए था, भारत माता की जय बोल रहा था। उसके ऊपर पुलिस डंडे भी चलाती है, गिरफ्तार भी कर लेती, झंडा भी गिरा देती है। अब आप एक बात बताइए, आई लव मोहम्मद बोलना गुनाह है, भारत के लिए भारत माता की जय बोलना गुनाह है, और साहब बाकी सब अच्छा है, मोदी की जय बोलो, योगी की जय बोलो, उनकी मूर्तियां बनवाओ, सब अच्छा है। और यही नहीं, भारत को तोड़ने की बात करने वाले, जो भारत को बांटने की बात कर रहे हैं, आज कह रहे हैं कि मुसलमानों को अलग करो, और टीवी चैनल से लेके सब में कह रहे हैं वो भाजपा के लोग, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि 25 करोड़ को अलग करोगे तो भारत का कुछ हिस्सा भी जाएगा, जमीन भी जाएगी, सब कुछ जाएगा। तो अब आप समझ लीजिए, जब यह राजनीति हो तो क्या भरोसा करेंगे। बहरहाल उधर दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान यूएन असेंबली में उनके प्रधानमंत्री शरीफ जा करके वो अपना भाषण देते हैं। अपने 27 मिनट के भाषण में वो लगातार भारत को कोसते हैं और कहते हैं भारत आतंकी गतिविधियों को हवा देता है, भारत ने अवैध कार्रवाई की है, और भारत के ऊपर बताते हैं कि जब उसने किया तब हमें मजबूरन उसे जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, और उस कार्रवाई में भारत के 7 फाइटर प्लेन हमने मार गिरा। और यही नहीं, वो कहते हैं हमने लड़ाई जो थी, हमने वो संघर्ष जीत लिया। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में आकर शांति विराम कराया, और उस कारण से न्यूक्लियर का प्रयोग नहीं हुआ, यानी परमाणु का प्रयोग नहीं हुआ, परमाणु हमले का, अन्यथा मजबूरी में हमें वह करना पड़ता। और इस तरह से करके वो भारत को लगातार न जाने कितना गया गुजरा बताते रहे। भारत के विदेश मंत्री वहां गए थे, दुनिया भर के देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वहां गए, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के डर से वहां गया नहीं। और वहां नहीं गया तो स्वाभाविक सी बात, विदेश मंत्री, और वो विदेश मंत्री उसका जवाब भी नहीं दे पा रहा, कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं। सरकार ने भी, प्रधानमंत्री ने भी इसके खिलाफ एक ट्वीट तक नहीं किया। अब आप सोचिए, यानी पाकिस्तान कुछ भी कह रहा है, शहबाज शरीफ कुछ भी कह रहा है, नरेंद्र मोदी को जवाब देने की हिम्मत नहीं हो गई। और वो कह रहा है खुलेआम कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर यह रुका। अब जब यह बात खड़ी है तब आप क्या कहें। बहरहाल इसी बीच में नरेंद्र मोदी का जो दोगला चेहरा है वो पूरी दुनिया जानती है। उसका एक सबूत है कि वो एक कहते थे कि रेवड़ी बांटी जा रही है, दूसरे रेवड़ी बांटते हैं, ये करते हैं, और तब वो खुद पहुंचते हैं और खुद पहुंच करके जो है वर्चुअल मीटिंग में, और उसमें कहते हैं कि महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले जा रहे हैं, लेकिन यह सुनिश्चित कीजिए कि वह आरजेडी को जीतने ना दे, वो सब आरजेडी को हराने के लिए लग जाए। यानी यह आप चुनावी पैसा डाल रहे हैं, स्पष्ट तौर पे आप कर रहे हैं।
वेलफेयर के लिए पैसा नहीं है, सामने आ जाता है साहब। जब ये सामने आ जाता है तो समझ में आता है कि ये क्या कर रहे हैं, और तब पूरे देश में और दुनिया में सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ चुनाव के लिए करते हैं। यही बात तो प्रियंका गांधी ने की, 20 साल से इनकी सरकार है, इन्होंने क्या किया? 20 साल से इन्होंने कुछ नहीं किया, और अब चुनाव के वक्त में 10-10 हजार रुपए डाल रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि ये बस हवा हवाई है। तो जिस तरह का खेल कर रहे हैं वह समझ में आता है। नरेंद्र मोदी और भाजपा आरएसएस के पास कुछ होता नहीं, तो कभी ऑक्साई चीन की बात करते हैं कि ऑक्साई चीन दे दिया, कभी कहते हैं भारत ने श्रीलंका को द्वीप दे दिया, कभी कहते हैं कि पीओके दे दिया, कभी कहते हैं कि वर्मा जो है भारत का था उसे छोड़ दिया, और सब कुछ। लेकिन सच्चाई ये, ऑक्साई चीन कभी भारत का हिस्सा नहीं रहा। कभी भी पंडित नेहरू ने कोई द्वीप श्रीलंका को नहीं दिया, और पीओके तो पूरा कश्मीर बन चुका था, वो तो नेहरू ने जितना बचा लिया वही प्लस है। और उसके बाद इसी तरीके से जो वर्मा है वो कभी भी भारत का राज्य नहीं रहा, और उसको आप बताते हैं। उल्टा जो तमाम सारे राज्य स्वतंत्र होते थे वो नॉर्थ ईस्ट के आज राज्य पंडित नेहरू के कारण ही भारत। नरेंद्र मोदी तो अखंड भारत की बात करते थे। तो आज सवाल आता है कि क्या चीन के आगे नरेंद्र मोदी ने सरेंडर नहीं कर दिया है? क्या श्रीलंका वर्मा के आगे वो सरेंडर नहीं है? और क्या अफगानिस्तान के आगे सरेंडर नहीं है? तालिबान को मान्यता उन्होंने ने दी है। और क्या मानसरोवर भारत का हिस्सा हो गया है या क्या हो गया है? तो साहब जिस तरह की स्थिति है, नेपाल भी आंखें दिखाता। ये हालात हो, बांग्लादेश हो, सब हो, पाकिस्तान, जिस तरह के हालात हैं, तो साहब अखंड भारत तो यही बना रहे थे। तो 11 साल में क्या किया? अखंड भारत बन गया क्या? साहब कोई जवाब नहीं। बहरहाल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका के, दक्षिण अमेरिका के 4 देशों की यात्रा पर जाते हैं, और जिन 4 देशों की यात्रा पर जाते हैं वहां के राजनीतिज्ञों से मिलना है, वहां के उद्योग जगत से मिलना है, वहां के छात्रों से मिलना है, यूनिवर्सिटीज में जाना है, और यहां जाकर के भारत और भारत में संभावनाएं और भारत को लेकर के तमाम चर्चाएं होनी है, और कैसे जो भारत की समस्याएं हैं उनका समाधान हो सकता है, उसमें कैसे वो भारत की मदद करें, सरकार की मदद करें, भारत की मदद करें, क्योंकि भारत के युवाओं के रोजगार छिन रहे हैं। इसके लिए जब जाते हैं तब भाजपा के लोगों को तो तकलीफ होती है, मिर्ची लगी जाती है, लेकिन उससे ज्यादा वो तो सदैव जब भी राहुल गांधी किसी विदेश यात्रा पे जाते हैं तो कुछ ना कुछ उनके पीछे जासूसी कराते घूमते हैं कि वो ऐसे घूम रहे हैं, वो ऐसे जा रहे हैं, वहां कर रहे हैं। अब वही काम अरविंद केजरीवाल कर रहा है, क्योंकि वास्तव में तो अरविंद केजरीवाल का जन्म ही आरएसएस से हुआ है। उसी के विवेकानंद फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित और अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित उस पूरे अभियान से हुआ है, जो कांग्रेस सरकार को बदनाम करके, झूठा बदनाम करके और झूठी तरह से नैरेटिव बना के सरकार बनाने का ये एक तरीका होता है। सीधे कोई व्यक्ति, बहुत कट्टर व्यक्ति नहीं आ सकता, तो वो क्या करता है, पहले एक सॉफ्ट व्यक्तियों को खड़ा करता है। सॉफ्ट व्यक्ति कहते हैं नहीं नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हम हित कर रहे, ये नहीं, और उसकी सत्ता आ जाती। जब उसकी सत्ता आती, धीरे धीरे वो फेल होती, तब वो कट्टरपंथी कब्जा कर लेते हैं। दिल्ली इसका उदाहरण, पंजाब इसका उदाहरण। तो अब आप यह देख लीजिए कि जब सब जगह जनाधार कम हो रहा है और सब कुछ हो रहा है, तब वो लफाजियां कर रहा है। वो कह रहा है राहुल गांधी तथाकथित विपक्ष के नेता, तथाकथित नहीं, संवैधानिक नोटिफिकेशन है, चुने हुए सांसद हैं उनके, आपकी भीख से नहीं है। आपने उन्हें
नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना है, इस देश की जनता ने चुना है। और वो विदेश जाते हैं, वो सोनम वांगचुक पे नहीं बोल रहे हैं, वो इस पे नहीं बोल रहे हैं, वो उस पे नहीं बोल, किस पे राहुल गांधी को बोलना है, किस पे नहीं बोलना है, किस पे उनकी टीम को बोलना है, किस पे उनकी बहन को बोलना है, ये वो तय करेंगे, कांग्रेस पार्टी तय करेगी, आप तय नहीं कर। आपने तो हर बार बीजेपी के एजेंडे साधे, हर बार आपने उसके बी टीम का काम किया है, और इसी कारण आज हरियाणा में बीजेपी की सरकार। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो भाजपा की बी टीम हो, उस अरविंद केजरीवाल को चुनने लगना बिल्कुल सामान्य सी बात, और वही स्थिति देखने को, यह एजेंट है और यह उसी डीप स्टेट द्वारा प्रायोजित एजेंट है। और आप देख लीजिए इसके जितने साथी थे, चाहे किरण बेदी से लेके सब, वो बीजेपी में बैठे, और जो सच्चे लड़ने वाले थे लोकतंत्र के, उन सबको इसने दूध की मक्खी की तरह फेंक दिया। जी हां, यही सच है। तो इसलिए इस देश की जनता को सावधान होने की जरूरत, नहीं तो कहीं जन सुराज पार्टी बना के आ जाएगा प्रशांत किशोर, कहीं अरविंद केजरीवाल, कहीं कोई, और ये साजिश रचेंगे जिससे वास्तविक व्यक्ति सत्ता में ना आए और इन्हीं के एजेंट सत्ता में रहे। जी हां, जय। Thank you.